अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज ये वीडियो जो है पाक व्हील्स और उर्दू पॉइंट के इश्तराक से आपके लिए पेश की जा रही है। आज की वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि गाड़ियाँ ख़रीदने और बेचने वक्त लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना होता है और कई ऐसे फ्रॉड हैं जिससे आम सादा लोग जो हैं जो उसका बेसिकली शिकार होते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये दो वीडियो की सीरीज़ होगी, एक में हम टिप्स देंगे बायर्स के लिए और एक में सेलर्स के लिए। आज की जो वीडियो है वो बायर्स के लिए है, जिसका मकसद ये है कि हम बता सकें कि जो लोग गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप गाड़ी ख़रीदने लगे हैं तो सबसे पहले आप इस बात का जो है इस्तेमाल कर लें कि जो भी जिम्मेदारी है हमारी स्टेट के मुताबिक एक बायर के ऊपर है किसी भी चीज़ की। आप गाड़ी ख़रीदते हुए उसके लीगल स्टेटस वेरीफाई करना चाहते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टेटस को वेरीफाई करना चाहते हैं, या इन इटसेल्फ कार का स्टेटस है कि वो स्टोलन तो नहीं है या स्मगल्ड तो नहीं है, तो ये तमाम वेरिफिकेशन का जो ओनस है वो आपके ऊपर है एज अ बायर। जिम्मेदारी आपके अपने कंधों पे है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आपका हार्ड एंड मनी है जो कि आप गाड़ी खरीदने पे लगा रहे हैं। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा दर्द भी आपको होना चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी भी स्टेट ने आपके ऊपर ही डाली हुई है। तो अगर हम बात करें, पाकिस्तान में दो किस्म की गाड़ियाँ हैं, एक लोकल और एक इम्पोर्टेड। अगर आप लोकल गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके साथ आपने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। लोकल गाड़ी के केस में आपको गाड़ी की जो है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जो कि बुक भी हो सकती है, या अगर इस्लामाबाद या लाहौर की करंट रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, या पेशावर की जो अब रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है उसमें कार्ड होगा, या अगर आप सिंध में ले रहे हैं तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन की जो पासपोर्ट टाइप बुक होती है वो होती है। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखना है, ये चेक करना है कि ओरिजिनल है, कलर्ड फोटो स्टेट तो नहीं है। दूसरी चीज़, लोकल गाड़ी के उसमें गाड़ी की जिसको हम फाइल बोलते हैं, वो फाइल बेसिकली इनवॉइस होती है। उसके अंदर दो इनवॉइस होंगी, एक आपकी गाड़ी की इनवॉइस होगी कि गाड़ी की ये प्राइस है, और दूसरी उसके साथ सेल टैक्स की इनवॉइस होगी जिसको फाइल कहा जाता है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं हैं तो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर आपकी गाड़ी की बुक गुमी हुई, अगर आप जिसे ले रहे हैं तो उसकी डुप्लीकेट बुक बनी होगी, तब आप गाड़ी ले सकते हैं और अपने नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप गाड़ी ले रहे हैं उसके पास बुक मौजूद है और फाइल नहीं मौजूद या कि इनवॉइस नहीं मौजूद, तो तब भी वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि फ़ाइल या बुक दोनों में से किसी एक की गैर मौजूदगी में जो है आपकी ट्रांसफ़र जो है नहीं हो सकती। आप गाड़ी लेते हुए मेक श्योर कर लें कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब इंपोर्टेड में अगर आ जाएँ तो इंपोर्टेड के अंदर भी गाड़ी की तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बताया मैंने कि कार्ड भी हो सकता है, वो पासपोर्ट स्टाइल की बुक भी हो सकती है। बट इन एडिशन टू दिस, जिसको हम इसमें फ़ाइल कहते हैं, उस फाइल के अंदर उसके इंपोर्ट के पेपर हैं, वॉरफेज की रसीदें हैं, पासपोर्ट लगा होगा जिसके नाम पे इंपोर्ट हो रही है, और जहाँ से गाड़ी आई है वहाँ पे उसको, अगर आप गाड़ी का लॉग बोलते हैं, लॉग का मतलब होता है कि वहाँ पे जो उसकी रजिस्ट्रेशन थी उसकी कॉपी, अगर जैपनीज़ है तो उसको तुखन बोला जाता है, वो है। अगर वो गाड़ी लंदन से आई हुई है तो उसकी लॉग बुक होगी, अगर वो गाड़ी US से आई है तब भी उसकी लॉग बुक होगी। याद रहे, लॉग बुक जापान की हो, लंदन की हो या किसी भी मुल्क की हो, उसके बगैर आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती। अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं कि लोगों ने इंपोर्टेड गाड़ी ली, उसके इंपोर्ट के पेपर भी हैं, BL भी है, पासपोर्ट भी है, बट एट द एंड उसकी लॉग बुक मिसिंग होती है, तो वो गाड़ी भी रजिस्टर नहीं हो सकती, या अगर रजिस्टर होगी तो ट्रांसफ़र में आपको मसला होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो चेक कर लें, इनको अच्छी तरह वेरीफाई कर लें। अगेन, इंपोर्टेड गाड़ी के केस में देयर इज़ नो वेरिफिकेशन का जो है ना, आपके पास सिंगल विंडो ऑपरेशन नहीं है कि आप कहीं भी जाके उसको वेरीफाई करा सकें। रिगार्डलेस आपको कोशिश एफर्ट अपने ऊपर खुद ही करनी पड़ेगी। आप उसके इंपोर्ट के पेपर चेक करके कस्टम्स के पास जा सकते हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट पे जाके कहाँ की क्लियर है, उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाके आप उसकी फ़ोटोकॉपी प्रेजेंट करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये गाड़ी असल में इंपोर्ट हुई थी इन पेपर्स के ऊपर कि नहीं। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर कल को आपके उसके अंदर कोई एनोमली आती है या कोई चीज़ मसला आता है तो यहाँ पे कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, आपकी गाड़ी स्ट्रेट अवे कस्टम वाले उठा के लेके जा सकते हैं अगर उसके पेपरों में कोई कमी है। सिमिलरली, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को अगर आपने वेरीफाई कराना है तो आपको बाय लॉ सेलर और बायर दोनों को एक्साइज के दफ्तर जाके वो जो गाड़ी की ट्रांसफ़र है उसको परफॉर्म करना होता है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ पे लोग जो है वो एजेंट माफिया का जो है वो बन जाते हैं शिकार, और कहते हैं कि जी हमने बेसिकली सुस्ती का शिकार है कि हम उठ के खुद नहीं जाना चाहते और गाड़ी जो है किसी एजेंट के थ्रू ट्रांसफ़र करा लेते हैं। उस टाइम तो वो आपको बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है कि टाइम बच जाता है और बड़ा जल्दी हो जाता है। बट अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई इशू क्रिएट होता है तो आप जो है उसका शिकार आप खुद होंगे, परेशानी भी आपको उठानी पड़ेगी और नुकसान भी आपका होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ख़ास तौर पे जब गाड़ी किसी से ख़रीद रहे हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम आपको ट्रांसफ़र भी करा देते हैं, हमारा एजेंट है। तो कभी भी सेलर के जो एजेंट है उस पर डिपेंड ना करें, बिकॉज वो आपसे कई भी चीज़ें छुपा सकता है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी एजेंट से भी करानी है गाड़ी ट्रांसफ़र तो अपना इंडिपेंडेंट एजेंट जो है वो अपॉइंट करें, ताकि कोई बैड न्यूज़ है, गाड़ी के पेपरों में कोई कमी है या ट्रांसफ़र के अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो आपको बता सके।
होता ये है कि जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो कई दफ़ा पता लगता है कि गाड़ी की फ़ाइल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट लगा हुआ है या किसी चीज़ की कमी है या कोई नोट लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, और कोशिश की जाती है कि जी उसके लिए कोई रिश्वत मांगी जाए या कोई पैसे लेके मुकमुका करके आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करके दी जाए। तो अगर आप सेलर के एजेंट पे बिलीव करेंगे या उस पर डिपेंड करेंगे तो वो इस तरह की न्यूज़ कभी आप तक आने नहीं देगा, और वो पैसे लगा के जो भी मसला मसाइल है उसको उस टाइम के लिए तो हल कर देगा, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपने वो गाड़ी बेचनी होगी तो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक और चीज़, ये तमाम चीज़ें तो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन तक हैं, लेकिन इसके बाद जब आपने गाड़ी को फिजिकली चेक करना है तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगेन वो इंपोर्टेड गाड़ी है तो आप उसकी ऑक्शन शीट वेरीफाई ज़रूर कराएं कि आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो जब इंपोर्ट हुई थी तो किस फॉर्म में हुई थी। ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस पार्क व्हील्स भी ऑफर करता है, इसके अलावा और जगह से भी आप करवा सकते हैं, किसी डीलर से भी करवा सकते हैं, किसी दोस्त से कह के भी करवा सकते हैं। सो ये आपको एक स्नैपशॉट दे देगा कि जब गाड़ी वहाँ से निकली थी इंपोर्टेड के केस में तो कैसी थी। और लोकल गाड़ी अगर है या इंपोर्टेड यूज गाड़ी है तो फिर आप जब आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो अपने साथ किसी माहिर दोस्त को ले जाएं, किसी मैकेनिक को ले जाएं या किसी ऐसे बंदे को ले जाएं जिसको आप ट्रस्ट भी करते हैं और उसको गाड़ी का पता भी है। अगर आपके पास ऐसे कोई बंदा मौजूद नहीं तो अगेन पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो भी आपको ऑफर करता है कि आप गाड़ी जाके अपनी मर्जी की जो गाड़ी है ले रहे हैं आप उसको चेक करवा सकते हैं, टू मेक श्योर कि आपके साथ धोखा ना हो। सो डॉक्यूमेंट्स आपने खुद वेरीफाई करने हैं, फिर किसी दोस्त की या इन सर्विसेज की मदद से आपने गाड़ी की फिजिकल जो है अपीयरेंस उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर तीसरा स्टेप आता है पेमेंट करने का। पेमेंट के अंदर भी अगेन ये 3-4 किस्म के धोखे लोगों के साथ हमेशा होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी आप कैश पेमेंट कर दें, हमें फौरी पेमेंट चाहिए और आपको थोड़ी सस्ती गाड़ी दे देंगे, और लोग हमेशा लालच में आके दे देते हैं। कभी भी हरगिज़ कैश पे पेमेंट मत करें, हमेशा गाड़ी क्रॉस चेक या पे ऑर्डर की फॉर्म में लें। मतलब आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप अगले को क्रॉस चेक दें उसके नाम का और पे ऑर्डर दें उसके नाम का, ताकि आपके पास कल को अगर कोई भी लीगल बैटल होती है या कोई भी इशू है, कल को उठ के वो बंदा कहता है कि जिन्होंने मुझे गाड़ी की पेमेंट नहीं की, तो आपके पास जो है सबूत होगा वो क्रॉस चेक बैंकिंग चैनल के थ्रू या वो पे ऑर्डर कि आपने गाड़ी की जब खरीदी थी तो XYZ इंडिविजुअल से खरीदी और उनके नाम आपने पे ऑर्डर बनाया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गाड़ी जिससे ख़रीद रहे हैं, जिसके नाम गाड़ी है उसी के नाम के पे ऑर्डर बनाएं। कई दफ़ा ऐसे केसेस होते हैं कि कोई बंदा आपसे कहता है कि जी मेरे कज़न की गाड़ी है, मेरे भाई की गाड़ी है, आप पे ऑर्डर बना दें। लोग ट्रस्ट करके बना देते हैं और हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद अगर वो कज़न जाके पुलिस में फ़ाइल कर देता है बंदा कि जी मेरे नाम पे गाड़ी थी और ये गाड़ी किसी उन्होंने अगर मुझसे ख़रीदी है तो मुझे पे ऑर्डर दिया होगा, उसकी कॉपी दे दें। आपने पे ऑर्डर A के बजाय B के नाम का बनाया होगा तो आपका लीगल केस उधर भी वीक हो जाता है। सो यू हैव टू बी श्योर कि आप गाड़ी जिस शख्स से ख़रीद रहे हैं गाड़ी उसी के नाम हो। अगर उसके नाम नहीं है तो जिसके नाम गाड़ी है आप पे ऑर्डर उसी के नाम बनाएं। आपस में अगर उनका ट्रस्ट का इतना अच्छा रिश्ता है तो ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से बाद में खुद ही एक्सचेंज कर लेंगे, बट आपने पे ऑर्डर उसी के नाम बनाना है जिससे आप गाड़ी जिसके नाम थी, रिगार्डलेस आप जिससे ख़रीद रहे हैं। अगर जिससे ख़रीद रहे हैं तो वो उस बंदे को आपके सामने लेके आए। एक और चीज़, आप गाड़ी के चेसिस के साथ इंपोर्टेड गाड़ियों में होता है कि चेसिस नंबर कहीं पे टेम्पर किया जाता है। वो ख़ास तौर पे अगर लोकल गाड़ी चोरी होकर वापस आती है या इंपोर्टेड गाड़ी है तो उस केसेस में फिर अगेन मैं बताऊं कि जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर है। अगर आप सिंध में गाड़ी ले रहे हैं तो उसका एक CPLC चेक होता है, वो आपको चेक करके एक रसीद देते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के किसी सूबे में बेशक आप उसको CIA चेक कराएं, FIA चेक कराएं, वो आपको ज़बानी तो बता देते हैं, बट आपके पास कोई रिटर्न सबूत नहीं है कि आपने गाड़ी चेक कराई है। बट अगेन इट्स बेटर टू बी ऑन सेफ साइड, आप उसको भी चेक कराएं ताकि आप कल को जब गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी जो चोरी की कोई रिपोर्ट ना हुई हो, उसके ऊपर कोई कस्टम का केस ना हो। इसी तरह आप पंजाब के अंदर सेफ सिटी के जो चलान है वो गाड़ी के नंबर के ऊपर आते हैं, तो अगर आप पंजाब से गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप उस नंबर पे आप उसकी सेफ सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके गाड़ी का नंबर और जो सेलर का CNIC नंबर है वो डाल के चेक कर सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर कोई पेंडिंग चलान तो नहीं है। और सबसे आखिरी बात, एक्साइज के दफ्तर जब आप जाएं खुद कोशिश करें जाएं। आई अंडरस्टैंड एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लोगों को थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, एजेंट माफिया है वो आपको डिस्करेज करेगा कि जी आप खुद वहाँ पे ना जाएं, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी बुरी खबर जो कि आपको बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, अगर आप एजेंट माफिया को इन्वॉल्व करेंगे वो खबर कभी आप तक नहीं आएगी। जाएँ, जाके गाड़ी को ट्रांसफ़र कराएँ, और अगर तो वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है दिस मीन्स कि उस गाड़ी के पेपर और डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। मगर अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई मसला आ रहा है कि जी उसके अंदर कोई नोट लगा हुआ है फाइल में, तो अगेन ये भी एक इशू है कि आपको चेक करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल जिसको बोलते हैं, जो गाड़ी के इंपोर्ट के पेपर हैं या इनवॉइस है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सूबे में और किस टाइम की गाड़ी ले रहे हैं उसमें रिटर्न और नॉन रिटर्न फाइल का भी चक्कर है। सिंध में काफ़ी अरसे तक जो है वो गाड़ियों की फ़ाइल एक्साइज के अंदर ही रहती थी और आपको रिटर्न नहीं की जाती थी, लेकिन पोस्ट 2005 आपको रिटर्न फाइल मिलती है। इसी तरह अगर अभी हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में रिसेंटली पिछले साल तक आपको फ़ाइल नहीं मिलती थी और अब उन्होंने ऑप्शन शुरू किया कि वो साथ शायद फ़ाइल
वापस देना शुरू करेंगे। अभी तक नहीं की लेकिन करने लगे हैं। तो उस केस में आपके पास फ़ाइल नहीं है, लेकिन आप जब भी गाड़ी अपनी इस्लामाबाद की ख़रीदें तो आप इस्लामाबाद एक्साइज़ के दफ्तर जाके अपने सामने गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाएं और ये मेक श्योर कर लें कि रिकॉर्ड के अंदर गाड़ी की फ़ाइल मौजूद है, वरना आपको कल को फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सो ये थोड़ी बहुत टिप थी मेरे ख्याल से, जो कि एक बायर के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आखिर में मैं आपको बता दूं कि जब आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो किसी भी बंदे को जब आप बुला रहे होंगे, अगेन मैं आपको कैश से ट्रांजेक्शन पे 2 वजह से मना कर रहा हूँ कि एक तो कोई आपके पास सबूत नहीं होता, दूसरा कल को अगर आप किसी एक इंडिविजुअल से गाड़ी खरीद रहे हैं, आप उसको नहीं जानते और वो आपको किसी XY जगह पे बुलाता है और आप कैश लेके जा रहे हैं, तो वो आपके लिए वैसे भी सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। कोशिश करें कि आप जब भी गाड़ी की ट्रांजेक्शन करें तो एक इंडिपेंडेंट प्लेस पे बुलाएं, उनको बैंक बुला लें, आप उनको पे ऑर्डर उनके हवाले करें, वो पे ऑर्डर को वेरीफाई कराएं, चेक देना तो चेक को वेरीफाई कराएं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएं और उधर ही आपको गाड़ी जो है आपके हवाले करें और आप फिर उसको ट्रांसफ़र करा के अपने पास ले जाएँ। सो ये थोड़े बहुत टिप्स हैं मेरे ख्याल से जो कि बायर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप धोखे से भी बच सकें। और लॉन्ग टर्म में मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक उर्दू टर्म यूज़ की जाती है, मुश्तरी होशियार बाश। सारी चीज़ की जिम्मेदारी बायर के ऊपर है। इवन जो आप गाड़ी ट्रांसफ़र भी कराते हैं उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है प्रोविजनल, मतलब आर्जी तौर पे किसी भी टाइम पे उसको रिवोक किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में गाड़ी ख़रीदते वक्त जितना होमवर्क है वो तमाम के तमाम आपकी यानी बायर की जिम्मेदारी है। एट द एंड ऑफ द डे सबसे आखिर में जब आप गाड़ी की डिलीवरी लें तो 2 किस्म के आप रसीद साइन करेंगे। एक आप डिलीवरी लेटर साइन करके देंगे उस बंदे को जिससे आपने गाड़ी ली है, जो कि सबूत होगी उस बंदे के लिए कि आपने डिलीवरी ले ली है और इस दिन के और टाइम के बाद गाड़ी के साथ कोई भी चीज़ होती है या गाड़ी किसी हादसे में इन्वॉल्व होती है, कोई भी लीगल एक्टिविटी है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ एक सेल सर्टिफिकेट होगा, सेल रसीद जिसको बोलते हैं, जो कि आपका डॉक्यूमेंट है, जो कि सबूत है आपके पास कि आपने उसको सेल रसीद जब वो आपको दे रहा है मतलब उसने आपसे पैसे वसूल कर लिए हैं और उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि आपने गाड़ी के कागज़ चेक कर लिए, आपने गाड़ी की बुक चेक कर ली है, फाइल चेक कर ली है, तमाम चीज़ें आपने चेक करके उसको पेमेंट कर दी और उसने पेमेंट वसूल कर ली है। उसमें चेक का नंबर या पे ऑर्डर का नंबर भी लिखा जाता है। याद रहे उस डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू तभी होगा जब आप उस पर पोस्टेज स्टैंप लगा के उसके ऊपर साइन करेंगे। मैंने देखा है हमारे यहाँ पे लोग सादे एक पेपर के ऊपर लिख लेते हैं जी डिलीवरी लेटर भी लिख लिया और सेल रसीद भी बना ली, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं अगर आप उसके ऊपर जो ताखाने की स्टैंप होती है वो और उसको आप नोटिफाई नहीं कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे आखिर में एक और चीज़ मैं भूल गया था पहले बताना, वो गाड़ी के अंदर गाड़ी की नंबर प्लेट ओरिजिनल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अगर मौजूद नहीं है तो जब आप गाड़ी बेचने जाएंगे तो आपको उसके अंदर दिक्कत का सामना होगा। अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट गुम गई है तो बाय लॉ आपके पास डुप्लीकेट नंबर प्लेट इशू होनी चाहिए और उसका भी तमाम जो तहरीरी सबूत है वो आपकी फ़ाइल में होना चाहिए, जिसमें FIR की कॉपी होगी कि आपकी नंबर प्लेट गुमी है, फिर अखबार का इश्तिहार होगा और फिर आपकी डुप्लीकेट नंबर प्लेट इशू हुई होगी। ये तीनों चीज़ें भी कोशिश करें अगर आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जो गाड़ी है ओरिजिनल नंबर प्लेट आपको साथ मिलनी चाहिए। अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट गुमी हुई है तो डुप्लीकेट नंबर जो है वो भी आपको इशू होना चाहिए और नंबर प्लेट गाड़ी के ऊपर आवेज़ा होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह जो सेलर्स हैं उनके लिए भी हम टिप लेके आएँ कि वो किस तरह धोखे और फ्रॉड से बच सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।